हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बनाक स्पेस की डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स और साथ ही साथ नॉन लीनियर स्पेसेस के एग्जांपल्स भी। अब तक हमने डेफिनेशंस और कुछ थ्योरम्स देखे हैं बट एग्जांपल्स नहीं देखा। अब हमारे पास लगातार एग्जांपल्स आते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बनाक स्पेस। ओके, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अ नॉन लीनियर स्पेस is said to be a Banach space. Banach space if it is complete, if it is complete under the norm topology. Norm topology. Okay, what does it mean? कि अगर आपके पास सपोज करो कोई नॉन लीनियर स्पेस है, से एक्स कोई नॉन लीनियर स्पेस है, ठीक। तो इसी को आप बना के स्पेस तब कहोगे जब ये स्पेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट यानी कि इस सेट एक्स के अंदर अगर आप कोई सीक्वेंस एक्शन लेते हो, ठीक, और ये सीक्वेंस किस टाइप की कॉशी सीक्वेंस हो, ये कोई भी कॉशी सीक्वेंस हो, तो इसको कन्वर्ज करना चाहिए। देन दिस शुड बी कन्वर्जेंट। ओके, कन्वर्जेंट व्हाट इन एक्स, ठीक है, तब इसको कंप्लीट कहेंगे हम। बट कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे सीक्वेंस जो आपने लिया है वो x1 x2 x3 xn सो ऑन, राइट। अब ये सीक्वेंस किस पर टेंड करनी चाहिए? किसी एलिमेंट x पर टेंड करनी चाहिए, और ये एलिमेंट कहाँ का हो? इस x का, राइट। ये कन्वर्ज करनी चाहिए कोई भी कॉशी सीक्वेंस, और इसकी खासियत क्या है? ये कॉशी सीक्वेंस है, राइट। हर एक कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए एक्स के किसी एलिमेंट पे। बट कन्वर्जेंस का जो नोशन होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मतलब एक ऐसा टर्म आना चाहिए कि किसी भी, जैसे कोई केथ टर्म ऐसा हो, एक्स के हो ऐसा, कि जिसके बाद कोई भी आप दो एलिमेंट उठाओ, उनके बीच की डिस्टेंस जितना कम करना चाहो आप उतना कम कर सकते हो, ठीक है। और ये दोनों ही सीक्वेंस फिर कन्वर्ज करती है इस पर। और आपने देखा है कि किसी भी मेट्रिक स्पेस में अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एक्स पे, तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस भी उसी पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। और कन्वर्ज भी, अगर कोई मैट्रिक स्पेस है उसका कोई सब सीक्वेंस है, कॉशी सीक्वेंस है सॉरी, उसका कोई सब सीक्वेंस है जो एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तो वो सीक्वेंस भी उसी पे करता है। तो इस पर खास था कि कॉशी होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो डिस्टेंस का नोशन है वो कहाँ से आ रहा है? वो यहाँ से आ रहा है, ठीक। कैसे? जैसे आपने एक्स और वाई सपोज दो एलिमेंट ले लो, ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी उसी में एक्स का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि एक्स एक वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस हमेशा एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक। तो इनकी जो, इसका जो नॉर्म होगा ना, इसी को आप डिफाइन कर दो कि ये मैट्रिक है एक्स और वाई के बीच का, यानी डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस का फंक्शन हमने फिर से डिफाइन कर दिया। अब ये सारी एनालिसिस आपकी मैट्रिक स्पेस वाली हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी जनरेट होती है डी से, डी कौन है यहाँ पे? नॉर्म से जनरेट हो रहा है, तो इस टाइप की टोपोलॉजी को नॉर्म टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी बहुत सिंपल सी चीज़ है बट स्टिल मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको एक बना के स्पेस बनाना हो तो रेसिपी क्या क्या है, उसको बनाने का क्या क्या चाहिए बनाने के लिए? तो अगर आपको एक बना के स्पेस बनाना है, ठीक है, तो दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला, एक नॉन लीनियर स्पेस हो, और साथ में वो जो स्पेस हो वो कंप्लीट भी हो, ठीक। इसका उल्टा भी सही है, नॉन लीनियर स्पेस लो और कंप्लीट हो, और नॉन लीनियर स्पेस हो तो वो हमेशा बना के स्पेस होता है। अगर कोई बना के स्पेस है तो वो इधर की दोनों चीज़ें होंगी, यानी कि इफ़ यू हैव अ बनाक स्पेस, मैं बनाक स्पेस को बी एस से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो बनाक स्पेस हमेशा एक नॉन लीनियर स्पेस होगा। एक और नोट है, अगर कोई बनाक स्पेस है तो वो हमेशा कंप्लीट भी होगा, ठीक। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि अगर आपके पास कोई एक्स है, एक्स इज नॉट कंप्लीट,
तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, देन दिस विल इम्प्लाई दैट एक्स इज नॉट अ बनाक स्पेस। ठीक, और ये सेकंड वाला जो नोट लिखा है यहाँ से, अगर आपने प्रूव कर दिया कि एक्स इज नॉट अ नॉन लीनियर स्पेस, देन दिस विल इम्प्लाई दैट एक्स इज नॉट अ बनाक स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ है, जो रेड में दोनों लिखा है इसका सीधा मतलब हुआ, अगर आपको कोई स्पेस दे दिया जाए और ये प्रूव करना है कि वो बनाक स्पेस नहीं है, कैसे प्रूव करोगे? दो तरीके यहाँ से निकल के आते हैं। पहला तरीका कि आप ये दिखा दो कि वो नॉन लीनियर स्पेस नहीं है, ठीक, या फिर आप ये दिखा दो कि वो कंप्लीट नहीं है। दोनों में से कोई भी एक दिखा दो तो वो हमेशा बनाक स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि कोई बनाक स्पेस है तो आपको दो चीज़ें दिखानी है, पहली कि वो नॉन लीनियर स्पेस है और दूसरी वो कंप्लीट भी है। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल आ रहा है, तो एक हमने ऊपर देखा कि एक हमें चाहिए वेक्टर स्पेस और उस पर कोई नॉर्म। ठीक, तो वेक्टर स्पेस में उठाता हूँ सपोज वी, जो सेट है वेक्टर्स का सेट, वो मैं वो सारे एलिमेंट्स उठाता हूँ जो कि एक रियल नंबर है, अल्टीमेटली सेट ऑफ आर ही लिखा है मैंने इसको, ठीक है। और जो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड वो भी यही है। ठीक, तो v ओवर v यानी कि r ओवर r इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1, राइट। तो इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ, क्लियरली दिस v ओवर k इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1। अब हमें क्या करना है, हमने हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, पहले हमें क्या दिखाना है, दो चीज़ें, नॉन लीनियर स्पेस हो और कंप्लीट भी हो, ठीक है। और ये क्या बनाता है, एक बनाक स्पेस बनाता है, ये हमारे रेसिपी है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, नॉन लीनियर स्पेस। अब नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है और उस पर क्या होता है, एक नॉर्म होता है। ठीक, तो अब हमारे पास एक वेक्टर स्पेस तो बन गया है, अब हमें नॉर्म डिफाइन करना है। तो पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर दिखाएंगे कि वो फंक्शन एक नॉर्म की तरह काम कर रहा है। डिफाइन ए फंक्शन, उस फंक्शन को मैं सिम वही नॉर्म वाली नोटेशन से दिखाता हूँ। अ फंक्शन फ्रॉम वी टू आर एज, कोई भी एलिमेंट उठाओ x v से, तो उसका नॉर्म कैसे डिफाइन होता है, उसकी मॉड्यूलस पे जाके मैप करा दो उसको। नॉर्म ऑफ x मतलब x क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर के मॉड की डेफिनेशन क्या होती है कि वो आउटपुट x देता है जब x पॉजिटिव या फिर ज़ीरो हो, और माइनस एक्स देता है, और माइनस एक्स देता है जब x नेगेटिव हो, राइट। तो हमारा क्लेम क्या है, हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि ये जो बनाया है नॉर्म, ये एक मेट्रिक है। तो इसको मैं यहाँ पर क्लेम की तरह लिख ही देता हूँ कि आवर क्लेम इज दैट v दिस इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक, तो प्रूफ करते हैं इसको। तो पहली चीज़ क्या शो करनी चाहिए आपको कि ये नॉन नेगेटिव है। हमें एक चीज़ तो पता है, सिंस mod of x is always greater than or equals to 0 for all x in v, but mod x की जगह पे आप norm x लिख सकते हो by definition of the function। so पहला तो प्रूव हो गया। सेकंड चीज़ कि हमें ये दिखाना है कि norm x तभी ज़ीरो होता है जब वो x ही ज़ीरो वेक्टर हो, राइट। तो norm x के ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि mod x का ज़ीरो हो जाना, क्योंकि दोनों सेम है। अब mod x कब ज़ीरो होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ mod जब x ही खुद ज़ीरो एलिमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्फा टाइम एक्स का जो नॉर्म है वो किसके बराबर होना चाहिए, मॉड अल्फा टाइम्स नॉर्म एक्स। इसकी डेफिनेशन से ये बनता है ये, अब दोनों ही रियल नंबर, अल्फा भी रियल नंबर है और एक्स भी रियल नंबर है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड ये अलग हो जाएगा। अल्फा को ऐसे ही रख लो, एक्स क्योंकि वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये भी प्रूव हो गया है फॉर एनी अल्फा इन आर एंड के और एक्स इन वी। चौथा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब दो रियल नंबर्स उठाओ एक्स और वी, बाय डेफिनेशन वो इसके इक्वल आएगा, बट इसका इस पे अब मॉड फंक्शन अप्लाई करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलता है। इसका प्रूफ आप स्टैंडर्ड बुक्स में भी देख सकते हो, नॉर्मल बहुत सारी किताबों में देखा है, ठीक है। अगर आपको ये भी स्टेप वाइज प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होता है करके, ठीक है। कहाँ होते हैं, हाँ, दिस प्लस दिस,
ठीक है, हेंस दिस V with this dot is a नॉन लीनियर स्पेस। ठीक, नॉन लीनियर स्पेस प्रूव हो गया है। ये हो गया। अब क्या बचा? कंप्लीट शो करना है हमें। किसको कंप्लीट शो करना है? आर को कंप्लीट शो करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म। नेक्स्ट क्लेम 2, क्लेम नंबर 2। तो ऊपर 1 कर देते हैं इसको। ये पहला क्लेम था और ये दूसरा क्लेम है। टू शो दैट दिस with respect to this norm is complete। ठीक है, ओके। तो किसी भी स्पेस को अगर कंप्लीट प्रूव करना है तो क्या करते हैं, वहां से एक कॉशी सीक्वेंस उठाते हैं और ये दिखाते हैं कि वो कॉशी सीक्वेंस उसी स्पेस में कन्वर्ज कर रही है, राइट। तो लेट दिस ए एन बी एनी कॉशी सीक्वेंस be any Cauchy sequence in R। ठीक है, अगर वो कॉशी सीक्वेंस है तो किसी भी दो टर्म के बीच की डिस्टेंस किसी भी गिवन एप्सिला से छोटी की जा सकती है, किसी भी गिवन एप्सिला से। तो मैं उस एप्सिला को 1 मान लेता हूँ। ठीक है, लेट एप्सिला की वैल्यू इस बार 1 दे रखी है क्योंकि वो कॉशी है तो हर एक एप्सिला पॉजिटिव के लिए ट्रू होगा। तो मैं एप्सिला की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। लेट दिस then there exists a natural number n0 एप्सिला। n0 एक नंबर है जो कि बेस डिपेंड करता है एप्सिला पे, ठीक है, विच इज़ अ नेचुरल नंबर सच दैट क्या होता है कि किसी भी दो टर्म के बीच की डिस्टेंस बिटवीन एक काम करते हैं यहाँ पे, पहले डी मैट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। मैट्रिक बना लो फिर इजी पड़ जाएगा। डिफाइन अ मैट्रिक, डिफाइन, कि हमने ये देखा ना कि जब भी नॉर्म दिया होता है तो हम एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन दिस अ फंक्शन दिस टू दिस एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट इज डिफाइंड एज नॉर्म। क्लियरली यहाँ ये हम पहले प्रूव करके आ चुके हैं कि ये एक मैट्रिक बनाता है। क्लियरली डी इज अ मैट्रिक ऑन आर। नो अब वही लेट दिस एक्स एक्स एन ए एन let an is a Cauchy sequence in R। ठीक है, and let epsilon equals to 1 is given, let this is given, then there exists a natural number n0 epsilon, a natural number such that distance between any two number, that is distance between say an and am is less than 1। ठीक, किसी भी एप्सिला से स्ट्रिक्टली लेस होता है। और ऐसा किन के लिए होता है? फॉर ऑल m एंड n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n0 एप्सिला। ठीक है, अच्छा अब जो d होता है वो 1 से स्ट्रिक्टली छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि -1 से भी तो बड़ा होगा वो an माइनस an। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस ऐसा तो लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं। यूजुअल मैट्रिक लिए उठा रहे हैं हम यहाँ पे। अब दोनों तरफ ना am से ऐड कर दो, मतलब पूरे इसमें am ऐड कर दो। तो जब पहले वाले में करोगे तो am फिर -1 स्ट्रिक्टली लेस देन an स्ट्रिक्टली लेस देन am प्लस 1। ठीक, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ तक हमें क्या मिला है अब तक, ये देख लो एक बार। हमारे पास सीक्वेंस है a1 a2 a3 ऐसे करके, कहीं पे जाके an है, फिर कहीं पे जाके am है। ठीक है, और फिर ऐसे करके आगे जा रहा है। हमारे पास एक n0 मिला है, a n0 एप्सिला मिला है
जिसके बाद जो भी टर्म आ रहे हैं इधर से जो भी टर्म मिले हैं, ठीक है, उनके साथ ये वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि जो ए एन है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ए एम में वन ऐड कर दो और उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसी के बीच में है सारा ए एम माइनस वन, यानी इन दोनों टर्म के बीच में ही सारी वैल्यूज आ रही है। यानी ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है, किसके लिए, ए एन सीक्वेंस के लिए। अगर इधर वाली चीज़ें हटा दे तो एक बार के लिए, मतलब इधर कई चीज़ें भी स्किप कर दो जो फाइनाइट टर्म्स है, ए वन से लेकर ए एन जीरो एप्सिला, इसमें कितने टर्म्स हैं, एन जीरो एप्सिला, ये नेचुरल नंबर है, इतने सारे टर्म्स हैं, इसको हटा दो एक बार के लिए। तो बाकी जो इन्फानाइट टर्म्स हैं वो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, किन दोनों के बीच में, ए एम माइनस वन और ए एम प्लस वन। ये जो ओपन इक्वलिटी नहीं स्ट्रिक्टली है तो ओपन, तो जो सारे ए एन है दिस बिलोंग्स टू दिस फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन जीरो एप्सिला। ये समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा, तो अब दो केस हम बना लेते हैं यहाँ पे कि एक बार ये फाइनाइट जो इंटरवल से बाहर है और जो ये इंटरवल के अंदर के सारे, ठीक है। हाँ, तो दो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, फॉर एन जो कि एन जीरो एप्सिला से बड़े हैं सारे, एन के बाद के, यानी कि सारे इन्फानाइट नंबर्स जो इससे बड़े हैं, सारे इन्फानाइट के लिए, फॉर दिस व्हाट वी हैव, दिस ए एन लाइज बिटवीन दीज टू टर्म्स ए एम माइनस वन एंड ए एम प्लस वन, है ना। फॉर सारे के सारे जो एन इससे बड़े होंगे उस सबके लिए सारे इन्फानाइट टर्म्स इसके और इसके बीच में है। दूसरा, फॉर एन स्ट्रिक्टली लेस देन दिस, तो जो इससे स्ट्रिक्टली छोटे हैं वो सारे टर्म्स कहाँ पे हैं, है ना। यानी कि हमारे पास फिर बचे कौन कौन है, हमारे पास बचा है ए वन ए टू ऐसे करके ए एन जीरो एप्सिला माइनस वन, है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस ले रहे हैं हम एन की वैल्यू। तो इसके बाद कौन आएगा, ए एन जीरो एप्सिला, बस ये तो उधर उधर की उसमें आ गया है। अभी हम इसका केस देख रहे हैं सेकंड वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो आप, एक के वन डिफाइन करो और एक के टू डिफाइन करो। के वन कौन है, जो इन सब में सबसे छोटा होगा, इन सब में सबसे छोटा होगा, और स्पेशली हम इसको भी ऐड कर लेंगे, जो ये ए एन जीरो वाला होगा ना, इसको वैसे डिफाइन नहीं करते हैं, यहीं से पता चल जाएगा। फॉर दिस डिफाइन टू टर्म्स, डिफाइन k1 and k2. How k1 is defined? k1 is the minimum of a1 a2 ऐसे करके am माइनस वन तक, और फिर इसके आगे कौन आएगा, am आएगा, है ना। तो am माइनस वन, और ये वाला इन्हीं सब में से जो मैक्सिमम होगा वो a1 a2 am माइनस वन, और अब am माइनस वन ना लेके am प्लस वन ले ले रहे हैं। यानी कि अब हमने जो दूसरा वाला इंटरवल था उसके अंदर भी इंटरसेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें मिला क्या इन दोनों लाइन से, दिस इम्प्लाइज कि जो k1 है, k1 क्या है, मिनिमम है इन सब का। ऊपर ऊपर जो था मिनिमम क्या है, इन्फानाइट टर्म्स के लिए, यहाँ पर इन्फानाइट टर्म्स के लिए मिनिमम क्या है, ये वाला है मिनिमम, है ना। अब वो वाला मिनिमम ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है, या तो ये मिनिमम होगा, अगर ये मिनिमम नहीं है तो इनमें से कोई होगा, ठीक है। मतलब इन सारे इन्फानाइट टर्म्स में से जो मिनिमम होगा वो ये है ऊपर वालों के लिए, लेकिन अब वो इसमें भी आ रहा है, वो सबसे छोटा वाला, लेकिन इधर भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो इन्फानाइट में से जो भी आ रहा है मिनिमम वो, या तो इनमें से जो आउटपुट आएगा वो है केवन, वो सवाला सबसे है मिनिमम। तो केवन क्या है, सबसे मिनिमम है, पूरी सीक्वेंस का सबसे बड़ा छोटा वाला है एलिमेंट है। तो सारे जो टर्म्स होंगे ना ए एन, वो इससे बड़े ही होंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ए एम प्लस वन क्या है, सारे ए एम्स में सबसे बड़ा वाला है, ठीक है। ए कौन था, ए एम प्लस वन, बट वो वाला तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो या तो वो सबसे बड़ा होगा, अगर वो वाला बड़ा नहीं हुआ तो इसमें से कोई ना कोई एक बड़ा होगा जो फाइनाइट है। यानी कि सारे इन्फाइनाइट टर्म वन से लेकर इन्फाइनाइट तक सारे वाले हो चुके हैं कैलकुलेट। अब के टू क्या है, वो सारे इन्फाइनाइट सब टर्म्स का सबसे बड़ा वाला, एंड दिस हैपन्स फॉर विच एन, फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। क्लियर है। तो हमने के टू लोअर और अपर बाउंड निकाल लिया है। ये क्या दिखा रहा है कि जो सीक्वेंस ए एन है वो बाउंडेड है,
इसी बात को लिख लो, दैट इज जो आपने कॉशी सीक्वेंस बनाया था, दिस कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड इन दिस मेट्रिक स्पेस, है ना। सो बाय बोल्जेनो वियरस्ट्रास प्रॉपर्टी, क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, दिस सीक्वेंस हैज अ लिमिट, कम से कम एक लिमिट तो होगी, है ना, अ लिमिट पॉइंट कह लो उसको, अ लिमिट पॉइंट इन आर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सबसीक्वेंस जरूर होगी जो कन्वर्ज कर रही होगी इस सेट पे, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस of this sequence an which converges to, which is convergent to some element L of R, ठीक। और एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन कौन सी है, इसको यहाँ पे मैं वैसे लिख रहा हूँ, इफ, ये एक थ्योरम है जो आप प्रूव कर सकते हो, इफ अ कॉशी सीक्वेंस of points in a metric space xd, in a metric space xd contains a subsequence, contains a convergent subsequence, contains a convergent subsequence, then the sequence, then the sequence converges to, sequence converges to the same limit, converges to the same limit as the subsequence। ये बात मैंने पहले भी कही थी, ये एक थ्योरम है, इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। या तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इस थ्योरम को ही प्रूव करवा दूंगा, ठीक है। तो ये एक प्रपोजिशन है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस एक्स एन है, ठीक है, जो कि कॉशी सीक्वेंस है, और इसके पास एक सब सीक्वेंस है एक्स एन के जो कन्वर्ज करती है एल को, इसकी खासियत क्या है, ये कॉशी है, ठीक है, और उसकी कोई सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करती है, तो ये वाली भी सेम एल पे ही कन्वर्ज करेगी, ये कह रहा है थ्योरम। चलो अब इस थ्योरम का यूज करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ था, जो ए एन सीक्वेंस है वो कॉशी था, ये ए एन सीक्वेंस को आपने कॉशी लिया हुआ था, राइट। और क्या दिखा दिया, कॉशी सीक्वेंस है, और आपने दिखा दिया देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस विच इज कन्वर्जेंट टू एल। तो इस थ्योरम का यूज करके क्या हो जाएगा, वो कॉशी सीक्वेंस भी एल पे ही कन्वर्ज करेगी। सो बाय द अबव प्रॉपर्टी, बाय दिस proposition an also converges to l। अब चाहो तो इसके बाद से ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से इसके बीच में एक प्रूफ दे सकते हो, जो मैं इसके बाद कर, इसका जो प्रूफ है ना, इसको या तो इसको लिखो या तो इस फोल्डर पे क्लिक करो और बड़ा सा एक प्रूफ खुल जाएगा, उस प्रूफ को यहाँ पे डाल दो, तो फिर थोड़ा सा आपका ये क्वेश्चन ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटा रखना है तो सीधे प्रपोजिशन लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो और आगे बढ़ जाओ। बाय दिस प्रपोजिशन ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल, और एल कहाँ का एलिमेंट है, आर का, है ना। तो आपने एक कॉशी सीक्वेंस उठाई, वो उसी सेट में कन्वर्ज कर रहा है। व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाइज कि जो आर है और जो आपने मेट्रिक उठाया, दिस इज कंप्लीट। तो क्या प्रूव हो गया, आर कंप्लीट प्रूव हो गया। एक वेक्टर स्पेस जो कि कंप्लीट, नॉन लीनियर स्पेस जो कि कंप्लीट है, वो क्या बनाता है, बना के स्पेस बनाता है। हेंस ये जो सेट आर है और जो ये अपने नॉर्म डिफाइन करा था, दिस इज अ बना के स्पेस, ठीक है। एक काम करते हैं,
उस वाले को भी यहाँ थ्योरम को प्रूव कर देते हैं, ठीक है, प्रोपोजिशन को। फिर इसी वीडियो में रह जाएगा ना, वो सही रहेगा। प्रोपोजिशन इसको अलग से कहीं पे, ये पुराना ही है, ठीक है, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये बेसिक सी चीज़ है। इसको लिखो, इफ़ अ कॉची सीक्वेंस ऑफ if a Cauchy sequence of points in a metric space XD, in a metric, handwriting ठीक करता हूँ थोड़ा, in a metric space XD contains a convergent, CGT मतलब convergent, ठीक, convergent subsequence, then the subsequence, then the sequence converges to the same limit as the subsequence. What is the proof? मतलब हमने ये कहा कि अगर xn कोई कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, और उसके पास कोई लिमिट पॉइंट, और सच दैट कि उसके पास कोई सब सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट l पे, तो ये पूरी चीज़ इम्प्लाई करती है कि xn को भी l पे कन्वर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं। तो हमें क्या, हमारे पास क्या है, इफ़ अ कॉची सीक्वेंस, if a Cauchy sequence of points in a metric space XD contains a convergent subsequence, तो एक Cauchy sequence है आपके पास, उसके पास एक convergent subsequence है, तो उठा लो कोई Cauchy sequence, let xn be a Cauchy sequence in the metric space XD, ठीक। अगर ये Cauchy हुआ, then for every, by definition of Cauchy sequence, then for every epsilon positive there exists a natural number n0 epsilon such that distance between xn and xm, that is any two arbitrary elements, less than epsilon. This happens whenever this m and n are greater than n0 epsilon, right। ये डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस की, क्योंकि कॉची सीक्वेंस लिया है तो ये नीचे वाला होगा, नीचे वाला होगा तो कॉची सीक्वेंस होगा, ठीक। अब हमारे पास क्या है, उसके पास एक सब सीक्वेंस लेना है जो कि कन्वर्जेंट भी है, ठीक है, इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लेना है, ये तो अजम्पशन में ही है। और प्रूफ क्या करना है कि एक्सन कन्वर्ज कर रहा है उसी पे, सब सीक्वेंस के लिमिट पे। लेट दिस एक्सन के बी अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, be a convergent subsequence of xn, ठीक है, and its limit is x, और इसकी लिमिट x है, ठीक है। हमें नहीं पता x इसमें है कि नहीं, बट इसकी लिमिट क्या है, x ही है। ये नहीं बता रहा कि x जो है उसी स्पेस का एलिमेंट है कि नहीं, बट हमारे पास क्या है, गिवन है कि एक्सन के जो सब सीक्वेंस है वो x पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये n के होता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है ना, ओके। सिंस, इसी बात को लिखो, सिंस दिस n के is a strictly increasing sequence, is a strictly इंक्रीजिंग सीक्वेंस इन n, नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस होती है ये। सो डिस्टेंस बिटवीन x n m, n के फिर बेस में m है, और x n इज लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या हुआ, क्योंकि x n के क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये सारे, ये जो ऊपर वाला है ये कब कब ट्रू हो रहा है, जब m और n n0 एप्सिलॉन से बड़ा है,
तो मैं अगर इन दोनों को भी n0 एप्सिला से बड़ा ले लूँ तब भी तो ये होल्ड होगा। whenever these m and m greater than n0 एप्सिला, या फिर यहाँ पे m भी लिख दोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखना था मुझे, n0 एप्सिला लिखना था। ठीक है, क्योंकि उसी की सब सीक्वेंस उठा रहे हैं, तो वो जो नीचे वाला होगा वो ऑब्वियसली आगे की ही एलिमेंट्स हैं। ओके, यहाँ तक हो गया है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन और एक्स, ये निकाल के देखते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहता है कि बीच में कोई भी तीसरा टर्म डाल दो तो ये इनइक्वालिटी डेवलप हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स एन एम लिख देता हूँ, और ये यहाँ तक ठीक है। बट ऊपर की जो है ये वाला इक्वेशन, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी तो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिला से, और इसको ऐसे ही रहने दो, लिखा रहने दो अभी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर m को इन्फाइनाइट टेंड करवा दो, लेटिंग दिस m टेंड टू इन्फिनिटी, वी गेट डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xm। जैसे जैसे m इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, xn x को कन्वर्ज करेगा, और ये क्या, एक सबसीक्वेंस है। हमारे पास था ना कि जो xn के था, कोई सबसीक्वेंस था, वो किस पे कन्वर्ज कर रहा था, x पे। तो ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, x पे। तो यानी ये डिस्टेंस जीरो की तरफ को टेंड करेगा, यानी कि दिस विल बी लेस देन एप्सिला व्हेनेवर, यहाँ पर जो इंडेक्सिंग थी वो किसके लिए थी, ये जो स्टेटमेंट होल्ड हो रहा था ये n और m ग्रेटर देन n0 एप्सिला, ठीक है, उसके लिए होल्ड हो रहा था। व्हेनेवर दिस n इज, अब m तो पिक्चर से हट गया क्योंकि वो इन्फिनिटी को टेंड करा दिया सारा, तो n0 एप्सिला बचा सिर्फ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये किसकी डेफिनेशन है, ये सीधा कह रहा है कि जो xn सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है x को। ठीक, तो जो इनिशियल सीक्वेंस थी वो आपने दिखा दिया कि वो कन्वर्ज कर रही है x को। तो ये तो इस प्रोपोजिशन का हमने यूज़ किया इस वाले में। तो आप चाहिए ये जो पर्पल कलर से लिखा है या तो इसको लिखो, या उसके बीच में यहाँ से स्टार्ट कर दो, ज्वाइन करवा दो इतना सा, ठीक है, तो फिर ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा। सो दिस कंप्लीट इज द प्रूफ दैट आर डी इज़ कम्प्लीट, एंड ये जो v ओवर v होता है, यानी कि r ओवर r, वो एक बना के स्पेस है। ठीक है, आगे दो और एग्जाम्पल देखते हैं बना के स्पेस का, इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स पे काम करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।